हम्म। अक्सर ना शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही विस्तार से बातें करते हैं। मतलब अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो प्रक्रिया बिल्कुल साफ होती है। हाँ, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। बिल्कुल। हम एक्सरे करवाते हैं और हमें उस फिल्म पर वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है। फिर डॉक्टर प्लास्टर बांधकर उसे स्थिर कर देता है। या फिर मान लीजिए अगर शरीर का वजन बढ़ जाए तो जिम जाना है या डाइट प्लान बदलना है, ये सब पहले से तय होता है। सही बात है, सब कुछ बहुत विजिबल होता है। हाँ, शरीर के अंगों को ठीक करने का एक पूरा स्थापित और दिखने वाला सिस्टम है हमारे पास। सब कुछ नापा जा सकता है। लेकिन क्या कभी किसी ने विचारों के सिस्टम को ठीक करने के बारे में सोचा है? मतलब जब दिमाग के अंदर विचारों की, कह सकते हैं कि हड्डी टूटती है, या जब वहां बहुत सारा अनचाहा वैचारिक वजन बढ़ जाता है, तब क्या होता है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है, वो दिखाई नहीं देता। वैचारिक मशीनरी का ये जो अदृश्य होना है ना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, क्योंकि कोई एक्सरे तो है नहीं इसका। एकदम सही। देखिए, शारीरिक समस्याएं एक तरह से बाइनरी होती हैं, या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब हम इस इंसानी दिमाग की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो मशीनरी जो हमारे हर छोटे बड़े निर्णय को चला रही है, वो किसी एक्सरे या एमआरआई में उस तरह से नहीं आती। और शायद इसीलिए हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, तो हमारा समाज अक्सर ये मान लेता है कि दिमाग तो बस एक ऐसी जादुई चीज है जिसे किसी मरम्मत या मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। विचारों का प्रबंधन करना कोई प्राकृतिक गुण नहीं है जो हमें जन्म से मिलता है। अच्छा, तो मतलब ये एक स्किल है। हाँ हाँ, ये पूरी तरह से एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है। तो यही वो बिंदु आता है जहां आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय, यानी मानसिक इंजीनियरिंग या मेंटल इंजीनियरिंग की अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव का मिशन ही यही है, ये समझना कि दिमाग कोई रहस्यमयी बादल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। जो लोग लगातार कुछ नया सीखना चाहते हैं या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। मैं तो कहूंगी कि आज के दौर में, जहां हर सेकंड सूचनाओं की बारिश हो रही है, अपने विचारों को प्रबंधित करने की प्रणाली यानी एक थॉट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना कोई लग्जरी नहीं बची है। ये एक सर्वाइवल स्किल है। सर्वाइवल स्किल बिल्कुल सही शब्द है। असल में देखिए, आज की दुनिया की संरचना ही ऐसी बना दी गई है कि वो लगातार हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर हमला कर रही है। मानसिक सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, इस समाधान पर पहुंचने से पहले ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम असल में खराब कैसे होता है और क्रैश कैसे करता है। तो इसे कैसे समझे हम? इसे एक बहुत ही आम स्थिति से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम रख लेते हैं सेठ करोड़मल। ठीक है, सेठ करोड़मल। तो सेठ करोड़मल का दिमाग एक ऐसे वेब ब्राउजर की तरह है जिसमें एक साथ 50 अलग अलग टैब खुले हुए हैं। अरे बाप रे, 50 टैब! सुनने में मेरा दिमाग भारी हो रहा है ना? अब मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये जो सारे खुले हुए टैब हैं, इन्हें ओपन लूप्स या खुले हुए चक्र कहा जाता है। है। ओपन लूप्स। तो क्या इनमें कोई बहुत काम की बातें चल रही होती हैं? बिल्कुल नहीं। ये कोई उत्पादक या रचनात्मक विचार नहीं होते। मतलब इनमें से एक टैब में अतीत का कोई अफसोस चल रहा है कि अरे यार, मैंने 5 साल पहले उस मीटिंग में वो बात क्यों कह दी। हाँ हाँ, जो हम अक्सर सोचते हैं रात को सोते समय। एकदम। और दूसरे टैब में भविष्य का कोई अनजाना डर लूप में चल रहा है कि अगर अगले महीने वो क्लाइंट मुकर गया तो मेरा क्या होगा। और किसी तीसरे टैब में कोई बहुत ही छोटी सी, मतलब महत्वहीन चिंता है, जैसे क्या मैंने पार्किंग में गाड़ी लॉक की थी या नहीं। ओहो, मतलब ये सारे ओपन लूप्स बस बैकग्राउंड में लगातार चल रहे हैं। हाँ, और इन ओपन लूप्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमारी वर्किंग मेमोरी को पूरी तरह से सोख लेते हैं। देखिए, इंसानी दिमाग का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जो तार्किक सोच और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी एक बहुत सीमित क्षमता होती है। जब दिमाग में इतने सारे ओपन लूप्स एक साथ चल रहे होते हैं, तो वो हमारी मानसिक ऊर्जा को लगातार चूसते रहते हैं। आपको पता है, दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा अकेले इस्तेमाल करता है। 20%? हाँ। सिर्फ सोचने के लिए? हाँ, तो जब ये 50 टैब खुले होते हैं, तो हमारे शरीर का ग्लूकोज और अन्य संसाधन इन निरर्थक विचारों को जिंदा रखने में ही खर्च हो रहे होते हैं। क्या इसे हम मतलब किसी कंप्यूटर की रैम के खत्म होने जैसा समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब अगर किसी लैपटॉप में बैकग्राउंड में बहुत सारे भारी सॉफ्टवेयर खोल दिए जाएं,
जैसे पीछे कोई भारी वीडियो एडिटिंग चल रही है, कोई बड़ा गेम डाउनलोड हो रहा है, तो भले ही सामने स्क्रीन पर मैं सिर्फ एक साधारण सा वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ, सिस्टम हैंग होने लगेगा। हाँ, पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, कीबोर्ड काम करना बंद कर देगा, कर्सर अटकने लगेगा, क्योंकि वो सारी प्रोसेसिंग पावर उन बैकग्राउंड वाले टैब्स में, उन ऐप्स में खर्च हो रही है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इसी तरह जब इंसान दिन भर इन ओपन लूप्स के साथ जीता है, तो शाम तक उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ये भी तय नहीं कर पाता कि रात के खाने में क्या खाना है। और मनोविज्ञान में उस स्थिति को डिसीजन फिटीग या निर्णय लेने की थकान कहा जाता है। डिसीजन फटीग। जब मानसिक रैम पूरी तरह से भर जाती है ना, तो दिमाग शॉर्टकट खोजने लगता है। यही कारण है कि हम अक्सर रात के समय सबसे खराब निर्णय लेते हैं, चाहे वो जंक फूड खाने का फैसला हो या ऑनलाइन शॉपिंग में कोई गलत आर्थिक फैसला लेना हो। क्योंकि ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल, सिस्टम क्रैश कर जाता है। सेठ करुणमल की ये स्थिति वास्तव में बहुत से लोगों की रोजमर्रा की कहानी है। अब सवाल ये आता है कि जब ये स्पष्ट हो गया है कि ये 50 खुले हुए टैब दिमाग रूपी कंप्यूटर को हैंग कर रहे हैं, तो इन टैब्स को बंद कैसे किया जाए? और यहीं पे मेरे ख्याल से एक दूसरा दृष्टिकोण सामने आता है, मतलब उन लोगों का दृष्टिकोण जो इस मानसिक थकान के शिकार नहीं होते। हाँ, और इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लेते हैं एक और चरित्र है मास्टर दीनानाथ। अब मास्टर दीनानाथ का तरीका बिल्कुल अलग है। वो एक विचार फिल्ट्रेशन सिस्टम यानी थॉट फिल्ट्रेशन सिस्टम का पालन करते हैं। थॉट फिल्ट्रेशन सिस्टम, नाम से तो काफी एडवांस लग रहा है। बहुत सरल। उनका सबसे बड़ा नियम ये है कि वो अपने मन में उठने वाले हर विचार को अपने अस्तित्व से जोड़कर नहीं देखते। वो हर विचार को केवल एक इनपुट या एक डेटा पॉइंट के रूप में लेते हैं। मतलब विचार आया और बस देख लिया। हाँ, कोई विचार आया और उसे केवल इस पैमाने पर तौला गया कि क्या ये मेरे लक्ष्य के लिए उपयोगी है। ये एक बहुत ही तटस्थ और ऑब्जेक्टिव तरीका है। जब विचारों को केवल डेटा पॉइंट माना जाता है ना, तो उनके साथ भावनाएं नहीं जुड़ती। मास्टर दीनानाथ की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। जैसे ही कोई अनावश्यक, नकारात्मक या ऐसा विचार आता है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, वो उसे अपनी ऊर्जा ही नहीं देते। वो केवल उन्हीं विचारों पर फोकस करते हैं जो उनके मुख्य मिशन या उनके वर्तमान लक्ष्य के लिए आवश्यक है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान अपने मन का पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बन जाता है, उसका गुलाम नहीं। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। सुनने में तो विचारों को ऐसे अलग कर देना और अनावश्यक विचारों को झट से डिलीट कर देना बहुत ही सरल और किताबी लगता है। हाँ। लेकिन क्या व्यावहारिक रूप से ये सच में संभव है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मनोविज्ञान में वो पिंक एलिफेंट पैराडॉक्स बहुत मशहूर है ना। मतलब अगर मैं किसी से कहूं कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो वो तुरंत गुलाबी हाथी के बारे में ही सोचेगा। हाँ, ये तो होता है। तो जब हम किसी विचार को डिलीट करने या दबाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो और ज्यादा ताकत के साथ वापस नहीं आता? मतलब क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी या जहरीली सकारात्मकता नहीं है, जहां घर में आग लगी है और इंसान कह रहा है सब कुछ ठीक है? ये उलझन अक्सर होती है और ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, विचारों को दबाने यानी सप्रेशन और उनसे ध्यान हटाने यानी अटेंशन विड्रॉल, इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, वो अंतर क्या है? जो पिंक एलिफेंट पैराडॉक्स आपने बताया ना, वो तब लागू होता है जब कोई इंसान सक्रिय रूप से किसी विचार से लड़ रहा होता है। विचारों से लड़ना या उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करना असल में उन्हें ऊर्जा देना ही है। मतलब हम उन्हें अटेंशन दे रहे हैं। ये तो दरवाजे पर आए मेहमान की तरह है। मेहमान की तरह? मतलब मेहमान दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, लेकिन हम उसे अंदर चाय पीने के लिए नहीं बुला रहे हैं। हम सिर्फ उसे देख रहे हैं कि वो बाहर खड़ा है। एकदम सही, बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ा आपने। विचार तो आएगा, दिमाग का काम ही है विचार पैदा करना। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये है कि इंसान उस मेहमान को देखकर भी कहे कि अरे वहां कोई नहीं है। हाँ, जो कि बेवकूफी है। लेकिन मानसिक इंजीनियरिंग का तरीका ये है कि इंसान उस विचार को देखे, उसे पहचाने, लेकिन उसे अपनी अटेंशन या ध्यान की मुद्रा ना दे। ध्यान यानी हमारी अटेंशन हमारी सबसे कीमती मुद्रा है। सबसे कीमती करेंसी। हाँ, और जब किसी अनचाहे विचार को अटेंशन नहीं मिलती, जब हम उस पर कोई कहानी नहीं बुनते, तो वो विचार खुद ब खुद अपनी ताकत खो देता है। वो भूखा मर जाता है और अंततः डिलीट हो जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल हमारे ईमेल के स्पैम फिल्टर की तरह काम करता है। स्पैम फिल्टर? हाँ, कैसे? मतलब हम स्पैम फिल्टर में कुछ नियम सेट कर देते हैं ना। जैसे ही किसी ईमेल में लॉटरी या प्राइज मनी शब्द दिखे, उसे सीधे ट्रैश या स्पैम फोल्डर में डाल दो। वो ईमेल आता जरूर है, सर्वर पर दस्तक भी देता है,
लेकिन वो हमारे मुख्य इनबॉक्स में आकर हमारा ध्यान नहीं भटकाता। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। तो उसी तरह मास्टर दीनानाथ जैसे लोग अपने दिमाग में एक नियम स्थापित कर लेते हैं। जैसे ही कोई ऐसा विचार आता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है या उनके लक्ष्य से नहीं जुड़ा है, तो वो उसे बिना कोई भावुक प्रतिक्रिया दिए स्पैम फोल्डर में जाने देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये स्पैम फिल्टर धीरे धीरे स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हो जाता है। और यही वो जगह है जहां हमारी ये पूरी चर्चा केवल दार्शनिक बातों से निकलकर ठोस विज्ञान में प्रवेश करती है। मतलब इसके पीछे कोई साइंस भी है? हाँ हाँ हाँ, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी का नियम काम कर रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? थोड़ा समझाएंगी इसे? बिल्कुल। विज्ञान कहता है कि हम जिस विचार को बार बार दोहराते हैं ना, हमारा मस्तिष्क उसका भौतिक रास्ता यानी न्यूरल पाथवे उतना ही पक्का कर देता है। इंसान का मस्तिष्क कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। ये प्लास्टिक की तरह है, मोल्ड होने वाला। ये लगातार अपनी संरचना बदल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे 60 करोड़ मल लगातार चिंता कर रहे हैं, तो वे केवल अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि वे वास्तव में अपने दिमाग की बनावट को बदल रहे हैं। एकदम सही। वे अपने दिमाग को चिंता करने के लिए एक कुशल मशीन बना रहे हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े हरे घास वाले मैदान में चलना? घास का मैदान कैसे? मान लीजिए एक बहुत बड़ा घास का मैदान है और उसमें कोई रास्ता नहीं है। पहली बार जब कोई उस घास पर से चलकर गुजरता है तो कुछ घास दब जाती है, लेकिन कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बनता। अगले दिन घास वापस सीधी हो जाती है। बिल्कुल। न्यूरल पाथवेज की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। जब हम कोई नया विचार सोचते हैं तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का एक नया सर्किट फायर होता है और शुरुआत में वो बहुत कमजोर होता है, जैसे वो दबी हुई घास। लेकिन अगर हर दिन सैकड़ों लोग उसी एक जगह से गुजरने लगें तो धीरे धीरे वहां की घास खत्म हो जाती है, मिट्टी दब जाती है और एक साफ पगडंडी या डर्ट पाथ बन जाता है। हाँ हाँ। और फिर कुछ महीनों बाद वो पगडंडी इतनी पक्की हो जाती है कि उस पूरे मैदान में सबसे आसान काम उसी पगडंडी पर चलना होता है। कोई भी नया व्यक्ति जब उस मैदान में आएगा तो उसका दिमाग अपने आप उसी पगडंडी को चुनेगा, क्योंकि वहां कोई रुकावट नहीं होती। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है आपने। और विज्ञान की भाषा में बताऊं तो इस पगडंडी के बनने के पीछे मस्तिष्क में एक बहुत ही स्पष्ट जैविक प्रक्रिया होती है जिसे माइलिनेशन कहते हैं। माइलिनेशन, ये क्या होता है? देखिए, जब मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का एक ही सर्किट बार बार फायर होता है, चाहे वो चिंता का हो या एकाग्रता का, तो मस्तिष्क उस सर्किट के चारों ओर एक फैटी सब्सटेंस यानी एक तरह की चर्बी की परत चढ़ाना शुरू कर देता है। अच्छा, न्यूरॉन्स के ऊपर चर्बी की परत? हाँ, और इस परत को माइलिन शीथ कहा जाता है। ये बिल्कुल बिजली के तार के ऊपर चढ़े हुए उस प्लास्टिक के कवर की तरह होता है। माइलिन शीथ का काम है न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल की गति को कई गुना बढ़ा देना और सिग्नल को लीक होने से बचाना। ओहो, ये तो पूरी तरह से गेम बदलने वाली जानकारी है। मतलब जब इंसान सालों तक हर छोटी बात पर पैनिक करने की आदत डाल लेता है, तो उसने सिर्फ एक आदत नहीं पाला है, उसने अपने न्यूरॉन्स पर माइलिन शीथ की मोटी परत चढ़ा ली है। बिल्कुल, उसने उस रास्ते को पक्का कर लिया है। मतलब उसने चिंता की एक छोटी सी पगडंडी को 8 लेन के सुपर हाईवे में बदल दिया है। तो जब भी कोई नई स्थिति सामने आती है, कोई नया विचार आता है, तो वो सबसे पहले उसी सुपर हाईवे पर दौड़ पड़ता है, क्योंकि सिग्नल के लिए वो रास्ता सबसे तेज और फ्रिक्शनलेस है। यही कारण है कि किसी पुरानी आदत को तोड़ना या नकारात्मक सोच से बाहर आना इतना मुश्किल क्यों लगता है। अब समझ आ रहा है। इंसान केवल अपनी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ रहा होता है वहां, वो अपने ही दिमाग के भौतिक ढांचे उस माइलिन शीट से लड़ रहा होता है। जब कोई व्यक्ति अचानक सकारात्मक सोचने की कोशिश करता है तो वो लंबी घनी घास के बीच एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जो बहुत थका देने वाला काम है। हाँ, क्योंकि वहां कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। सही कहा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी दोनों दिशाओं में काम करती है। यानी अगर हम उस चिंता वाले 8 लेन के हाईवे का इस्तेमाल करना बंद कर दें, उस पर से गाड़ियां गुजारना बंद कर दें, तो धीरे धीरे वहां फिर से घास उगाएगी, वो माइलिन शीट कमजोर पड़ने लगेगी। एकदम 100% सच। और दूसरी तरफ मास्टर दीनानाथ जैसे लोग बार बार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके एकाग्रता और तटस्थता के नए रास्ते पर रोज चलते हैं। वो लगातार अपना ध्यान लक्ष्य पर वापस लाते हैं, जिससे एकाग्रता के न्यूरॉन्स फायर होते हैं और उनके ऊपर माइलिन शीट चढ़ने लगती है। हाँ, और इसीलिए कुछ समय बाद उनके लिए एकाग्र रहना उतना ही आसान हो जाता है जितना 60 करोड़ मल के लिए चिंता करना। क्या बात है। हमारा मस्तिष्क ना इस बात में भेदभाव नहीं करता कि हम क्या सोच रहे हैं।
वो बस ये देखता है कि हम क्या ज्यादा सोच रहे हैं और उसी प्रक्रिया को आसान और तेज बना देता है। तो जब ये विज्ञान समझ आ जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि विचारों का फिल्ट्रेशन कितना गंभीर विषय है। बिल्कुल। और इसे जीवन में उतारने के लिए ना एक बहुत ही सशक्त रूपक या मेटाफर का सहारा लिया जा सकता है कि मन एक बगीचा है, कचरा पेटी नहीं। मन एक बगीचा है, कचरा पेटी नहीं। ये रूपक बहुत गहरा है। मतलब अगर मन को एक कचरा पेटी मान लिया जाए तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी खबर, सोशल मीडिया का कोई भी पोस्ट या कोई भी जहरीला इंसान आकर अपना वैचारिक कचरा उस पेटी में डाल सकता है। हाँ, क्योंकि कचरा पेटी तो निष्क्रिय होती है ना, वो सब कुछ ग्रहण कर लेती है। लेकिन अगर मन एक बगीचा है तो इंसान को एक माली की सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। एक मालिक बहुत सचेत होता है। वो ध्यान रखता है कि उसके बगीचे में कौन सा बीज बोया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, माली केवल अच्छे बीज ही नहीं बोता, बल्कि वो जंगली घास या खरपतवार को देखते ही उखाड़ फेंकता है। क्योंकि वो जानता है कि ये खरपतवार उसके सुंदर फूलों का पोषण छीन लेगी। बिल्कुल, उसका पानी और धूप छीन लेगी। और दिमाग के संदर्भ में वो पोषण और पानी हमारी अटेंशन है। जब इंसान ये नियम बना लेता है कि जो विचार मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मदद नहीं करता, उसे मेरे मन में कोई जगह नहीं मिलेगी, तो ये सोच को बहुत ही ऑब्जेक्टिव और साफ बना देता है। तो मतलब आखिर इस सब का निष्कर्ष यही है कि ये नियम भावनात्मक उलझनों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। हाँ, बिल्कुल। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये विचार क्यों आया या मैं इतना बुरा क्यों सोच रहा हूं। सिर्फ ये पूछना है, क्या ये विचार मेरे मिशन में कोई योगदान दे रहा है? और अगर जवाब ना है तो वो खरपतवार है। सही कहा। उसे अटेंशन देना बंद कर देना है ताकि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए कोई पक्का रास्ता ना बना ले। ये बहुत ही तार्किक और विज्ञान पर आधारित अप्रोच है। और मैं आपको बताऊं, इस स्तर की वैचारिक स्पष्टता जब आ जाती है ना, तो इसका एक स्वाभाविक अगला चरण होता है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना। हाँ, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सब हमारे मन के बगीचे में बीज बो रहा है। जब इंसान अपने विचारों को फिल्टर करना सीख जाता है, तो वो अपने आप ही इस बात को लेकर सतर्क हो जाता है कि वो अपने आंखों और कानों से किस तरह का इनपुट ले रहा है। मतलब कचरा अंदर जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। अगर मन में ही उथल-पुथल है, अगर 50 टैब खुले हैं, तो इंद्रियों को सही दिशा में निर्देशित करना असंभव है। लेकिन एक साफ और शांत मन स्वाभाविक रूप से शोर से दूर रहता है। यार ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस पूरी मानसिक इंजीनियरिंग की यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे दिमाग में चलने वाले ओपन लूप्स हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस कर हमें डिसीजन फटीग तक ले जाते हैं। जी। और फिर हमने ये समझा कि कैसे विचारों को बिना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दिए एक स्पैम फिल्टर की तरह डिलीट किया जा सकता है। मतलब विचारों को दबाना नहीं है, बस उनसे अपनी अटेंशन वापस लेनी है ताकि वे भूखे मर जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने देखी, ये केवल कुछ अच्छी बातें सोचने तक सीमित नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और माइलिन शीथ का विज्ञान ये साबित करता है कि हर दोहराया गया विचार मस्तिष्क की भौतिक संरचना को बदल रहा है। स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। हाँ, इंसान सचमुच में हर पल अपने दिमाग का आर्किटेक्चर खुद डिजाइन कर रहा होता है। सूचनाओं की इस बाढ़ वाली दुनिया में ना, जिस इंसान के पास ये चुनने की क्षमता है कि उसे क्या नहीं सोचना है, वही वास्तव में अपना फोकस बचा सकता है। बिल्कुल सही। मानसिक स्पष्टता आज के समय में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। बिल्कुल। विज्ञान ये स्पष्ट कर चुका है कि हमारा मस्तिष्क हमारे सबसे लगातार विचारों के आधार पर अपनी भौतिक संरचना, अपने न्यूरल पाथवे बना रहा है। तो आज, अभी इसी वक्त, इस डिजिटल और सूचनाओं से भरे दौर में जहां हर नोटिफिकेशन हमारी अटेंशन मांग रहा है, हम अनजाने में ही सही अपने दिमाग में कौन सा नया हाईवे बना रहे हैं। सोचने वाली बात है। क्या वो रास्ता हमें हमारे उस लक्ष्य की ओर ले जा रहा है जिसे हम पाना चाहते हैं, या वो हमें सिर्फ एक और खुला टैब बनाकर मानसिक थकान के दलदल में छोड़ रहा है? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा।